जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत है आपका अकुश स्टडी गारंटी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वैदिक सभ्यता के ऊपर इससे पहले भी 3 वीडियो बन चुकी है। वो सब वीडियो का आप जरूर देखें, जिसमें हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, आर्यों के बारे में पढ़ा था और ऋग वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल के बारे में। क्या? उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि वैदिक सभ्यता का कालक्रम कब से कब तक माना गया था? 1500 से 600 बीसी यानी बीसी यानी ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का कालक्रम माना गया था। जिस वजह से हम लोग ने पिछले वीडियो में ऋग वैदिक काल की सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा था, जिसका कालक्रम 1500 से 1000 तक माना गया था। जैसे अब इस वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्या उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन के बारे में। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ तक सबसे पहले क्या हुई थी ना कि हम लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता में तांबे की खोज हुई थी, लेकिन वैदिक सभ्यता आते आते और खास करके उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे की खोज काफी हो गई थी, जिस कारण यहाँ की सामाजिक जीवन में, यहाँ के आर्थिक जीवन में, यहाँ के धार्मिक जीवन में, यहाँ की राजनीतिक जीवन में काफी क्या हुआ? बदलाव हुआ। क्योंकि एक वस्तु यानी लोहे की खोज हो जाने से काफी यहाँ समाज के लोग विभिन्न विभिन्न चीजों का बनाने लगे, जिससे उससे आर्थिक फायदा भी हुआ। यानी कि लोहे की खोज के कारण यहाँ के लोगों की जीवन शैली भी क्या हुई है दोस्तों? बदली है। कृषि का भी क्या हुआ है? यहाँ पर विकास हुआ है। पशुपालन का भी क्या हुआ है? विकास हुआ है। यानी कि लोहे खोज होने से काफी यहाँ पर उन्नति हुई है। अब ये हम लोग देखते हैं क्या दोस्तों? राजनीतिक जीवन। क्या? राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में सबसे पहले देखते हैं कि जन जिसे कबीला बोला जाता था। क्या? जन जिसे कबीला बोला जाता था, इसका आकार तो बड़ा था ही। हम लोगों ने ऋग वैदिक काल के भी सामाजिक जीवन में देखा था कि वहां के जन, यहाँ के लोगों को कबीला, क्योंकि यहाँ के लोग कबीला में रहते थे, इनका आकार बड़ा होता था। लेकिन ये लोग आगे चल के समूह में रहने लगे, जिसे अभी हम लोग केवल जन यानी कबीला कर रहे हैं। ये आगे चलकर जनपद कहलाए। क्या दोस्तों? ये जनपद कहलाए, क्योंकि लोग अब समूह में रहने लगे हैं। यही क्या कहलाए दोस्तों? जनपद कहलाए। जैसे देखिएगा, एक भरत जन था, एक पुरु जन था। क्या? 2 कबीला था, एक भरत जन, एक पुरु जन। दोनों मिलकर एक पुरु जनपद का निर्माण करते हैं। क्या दोस्तों? पुरु जनपद। सबसे पहले हम लोग इतिहास में देखे थे कि पहले लोग जो थे तो बिखरे बिखरे रहते थे, कबीलों में रहते थे। फिर हम लोग देखे लोगों का समूह हुआ, कृषि वगैरह होने लगा, फिर एक जगह समाज का निर्माण हुआ, जन लोग, वही जन बनता है क्या? जनपद। फिर आगे आने वाला हम लोग वीडियो देखेंगे कि यहाँ जनपद से भी क्या कहलाता है दोस्तों? महाजनपद। क्या? ये जनपद भी अगर बड़ा रूप ले लेता है, क्या? जनपद भी बड़ा रूप लेता है, महाजनपद कहलाता है। जो आने वाले हम लोग वीडियो देखेंगे कि 16 महाजनपद हुए थे, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था, जो आने वाले हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो क्या दोस्तों, जनपद अब क्या कर, जन अब क्या कराने लगे? जनपद कराने लगे, क्योंकि आकार इनका बड़ा हो गया। जैसे भरत जन, पुरुजन क्या कर रहा है? पुरुजन। आगे देखते हैं, यहाँ पर राजा का महत्व और शक्ति क्या हो गई? बढ़ गई। उत्तर वैदिक काल में यह राजा का और इसके शक्ति का यानी पावर का इसका क्या हो गया? महत्व बढ़ गया। वही ऋग वैदिक काल में हम लोग क्या देखे थे कि राजा का महत्व क्या था? सीमित था, लेकिन यहाँ राजा का महत्व बढ़ गया और राजा का जो पद था वो वंशागत हो गया है। राजा का पद कैसा क्या हो गया? वंशागत हो गया, राजा का पुत्र राजा क्या होगा? बनेगा। वहां पर हम लोग देखे थे कि राजा का अधिकार सीमित था, लेकिन यहाँ पे राजा के अधिकार बढ़ने से क्या? राजा का अधिकार बढ़ना, जिससे सभा समिति का क्या हुआ? महत्व क्या हो गया? कम हो गया। ऋग वैदिक काल के सामाजिक जीवन में हम लोग क्या देखे थे? चेंजिंग कि वहां पर राजा का महत्व कम था और जो भी सभा समिति था, वहां का जो लोगों के द्वारा समिति जो बनाया था, उनका महत्व ज्यादा होता था। और अगर लोग अगर चाहे तो उस राजा के जो वंशागत को उसको खत्म भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर राजा का महत्व बढ़ा है, वंशागत पद्धति शुरू हो गई है, राजा का अधिकार बढ़ गया है, जिससे सभा समिति का महत्व क्या हो गया है? कम हो गया है।
अधिकारी जिसे रतीन कहते थे, इसकी संख्या बढ़ गई। अब राजा का महत्व बढ़ गया है तो राजा के सहयोग के लिए अधिकारी का भी क्या होगा, उसकी संख्या बढ़ेगी। तो यानी अधिकारी जिसे रतीन कहा जाता था, इसकी संख्या क्या होगी दोस्तों, बढ़ गई है। कर व्यवस्था का क्या हुआ है, विकास हो गया है। स्वेच्छा के स्थान पर कर अब क्या देने लगा है, लोग नियमित कर देने लगा है। पहले हम लोग देखे थे कि जो कर था अपने मन के ऊपर था, दीजिए तो दीजिए, नहीं दीजिए तो नहीं दीजिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 पीरियड के बीच में कि यहाँ पर कर नियमित दिया गया है। अब स्वेच्छा के बदले कर आपको क्या करना है, एक जो भी शुल्क निश्चित कर दी जाती थी वो आपको देनी पड़ती थी, यानी कि अपने मन का जगह आप नियमित कर देना पड़ता था। सेना एवं न्याय क्या था, अभी भी अस्थायी नहीं था। अभी भी सेना उतने मजबूत नहीं हुआ है, सेना अभी अस्थायी रूप में नहीं हुआ है, न्याय अभी भी अस्थायी रूप से नहीं मिल रही है। सेना के बारे में हम लोग देखा था कि घुड़सवार सेना भी थे और पैदल सवार थे, लेकिन ये अस्थायी नहीं थे, अस्थायी थे, क्योंकि यहाँ के लोगों को ही सेना में लिया जाता था। अगर युद्ध होती थी तो सेना को जरूरत पड़ती थी तो लोगों को सेना में भर्ती किया जाता था। बाकी यहाँ के लोग क्या करते थे, अपना आम जीवन, कृषि वगैरह, पशुपालन करते थे। आइए हम लोग देखते हैं फिर से क्या दोस्तों, यहाँ का जन क्या बन गया, महाजनपद, आकार बड़ा हो गया, यही आगे चलकर महाजनपद कहलाया। भरत जन कुरुजन मिलकर कुरुजन कहलाया। राजा का महत्व बढ़ गया, राजा का वंशागत हो गया, राजा के लिए अधिकारियों की संख्या बढ़ी, राजा की सेना के लिए सेना अस्थायी थी। इन सब हम लोग क्या देखे हैं, राजनीतिक जीवन में। आगे हम लोग देखते हैं सामाजिक जीवन, क्या, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक जीवन। यहाँ जो जिसे परिवार, जिसे कुल कहा जाता था, परिवार से क्या बनना, ग्राम, ग्राम से विश्व बना, विश्व से जन कहलाया और जन से क्या कहलाया, जनपद कहलाया। परिवार क्या होती थी, समाज की सबसे छोटी इकाई थी। परिवार लोग संयुक्त परिवार होती थी, सभी लोग मिलकर रहते थे। यही आगे चलकर ग्राम बना है, ये विश्व बना है, फिर जनपद बना है, यही जनपद क्या कहलाने लगा, जनपद कहलाने लगा, आगे चल के महाजनपद कहलाया। अब वर्ण जो था वो जन पर आधारित हो गया। पहले हम लोग क्या देखे थे कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पर आधारित थी, जो जैसा कर्म करता था उसको उस वर्ण व्यवस्था में डाला जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो गई, जन पर आधारित हो गई। जैसे वर्ण व्यवस्था कितनी थी, 4 थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा तो ब्राह्मण ही कहलाएगा, अगर कोई क्षत्रिय कुल में जन्म लेगा तो क्षत्रिय कहलाएगा, कोई वैश्य के घर में जन्म लेगा तो वैश्य ही कहलाएगा, कोई शूद्र के घर में जन्म लेगा तो शूद्र ही कहलाएगा। यानी कि अब उस समय क्या था, वर्ण व्यवस्था जन्म पर क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में आधारित हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलता दोस्तों, अब तो सबको शिक्षा में, सबको सभी जगह समान अधिकार मिलता है। हमारा देश अब संविधान से चलता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र वर्ण व्यवस्था थी जो जन पर आधारित हो गए। एक क्या है यहाँ पर चेंजिंग देखते हैं, गोत्र का यहाँ निर्माण हुआ। क्या गोत्र, गोत्र यहाँ कहने का मतलब गोधन एकत्र करना, गोधन एकत्र करना। क्योंकि हम लोग देखे थे कि सामाजिक जीवन में यहाँ के लोगों का जो सबसे पूजनीय पशु था क्या, गाय। और जो कबीला लोग रहते थे वो लोग गोधन यानी कि गायों को क्या करते थे, एकत्र करते थे। वहीं से एक शब्द निकला है क्या, गोत्र। क्या दोस्तों, गोत्र। फिर आगे ये कब से की बात है, 1000 बीसी यानी 1000 ईसा पूर्व की बात है। 1000 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ है, गोत्र आया है। कहा जाता है कि गोत्र एक ब्राह्मण पद्धति थी। क्या, गोत्र एक ब्राह्मण पद्धति थी। प्रत्येक गोत्र किसी न किसी ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित किया जाता था। जो हर एक ऋषि मुनि का एक गोत्र होता था और जो उस कुल में होता था उस गोत्र का, उसका क्या कहलाता था, गोत्र कहलाता था। यानी गोत्र सिस्टम यहाँ चालू हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्या, सामाजिक जीवन में कि आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। क्या, आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो गई। आश्रम व्यवस्था कितनी थी, 4 प्रकार की यहाँ क्या थे, आश्रम व्यवस्था थी। पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मचर्य व्यवस्था। क्या, ब्रह्मचर्य में क्या होता था, एक अगर कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो जन्म से 25 वर्ष तक, क्या, जन्म से 25 वर्ष तक उसे शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। जन्म से 25 वर्ष तक वो किस अवस्था में रहता था, वो शिक्षा में रहता था, गुरुकुलों में रहता था, अपने गुरु के समीप रहता था, यानी वो शिक्षा ग्रहण करता था। उसे क्या करते थे, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या करता था, पालन करता था। दूसरे नंबर पे जो था गृहस्थ। क्या, गृहस्थ। जैसे ही 25 वर्ष तक अपने गुरु के शिक्षा लिया वो घर वापस आता था
और 25 से 50 वर्ष तक वो परिवार क्या करता था, परिवार को बढ़ाता था, परिवार मतलब अपने बच्चों का लालन पालन करता था और परिवार में रहकर ही अपने परिवार का जो बढ़ाने का काम होता था, सामाजिक जीवन जीने का काम होता था, परिवार के देख रेख काम करना होता था, ये वो किसमें होता था, गृहस्थ जीवन में। और 4 ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ पर सबसे श्रेष्ठ माना गया है गृहस्थ वाले को ही, क्योंकि इसमें ही कहा जाता था कि कोई अगर व्यक्ति अपने कुल का क्या करता था, बढ़ाता था। तीसरे नंबर पे जो था वानप्रस्थ जीवन। क्या वानप्रस्थ, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष तक लोग क्या करते थे, वानप्रस्थ रहते थे। एक जैसे क्या होता था कि ब्रह्मचर्य में 25 वर्ष तक जो भी शिक्षा ग्रहण किए हैं अब ये उनको पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, 50 से 75 वर्ष तक वो क्या करेंगे, अध्ययन करने का काम करेंगे और पढ़ाने का काम करेंगे, यानी अब दूसरों को ये क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग उसके बाद 75 वर्ष की वायु के बाद संन्यास वाला जीवन में आते हैं तो 75 से 100 वर्ष तक क्या करते थे ये लोग, सन्यासी जीवन जीते थे। लोगों सामाजिक जीवन से, मोह माया से, परिवार से बहुत निकल जाते थे और ये कहाँ जाते थे, वन में रहते थे, यानी आप एकांत की जीवन जीते थे और सन्यासी रूप में अपना क्या करते थे, जीवन जीने का काम करते थे। ब्रह्मचर्य 0 से 25 शिक्षा ग्रहण करना, गृहस्थ 25 से 50 परिवार को बढ़ाना, वानप्रस्थ 50 से 75 तक क्या पढ़ाते थे और सन्यासी जीवन 75 से 100 साल जब तक इनका जीवन रहे यह एकांत में रहकर ये अपना जीवन यापन करते थे। आगे हम लोग देखते हैं सामाजिक जीवन में कि स्त्री की स्थिति अब क्या हो गई, गिरावट आई। जैसे हम लोग ऋग वैदिक काल में देखे थे कि स्त्रियों की स्थिति क्या थी, सही थी, लेकिन यहाँ पर समिति या सभा जैसे जो सभा होती थी उसमें भागीदारी नहीं हो गए थे। यानी कि जहां पर हम लोग ऋग वैदिक काल में समिति सभा में देखे थे कि महिलाओं को भी सभा में बैठने का अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह परंपरा क्या हो गई है, खत्म हो गई है। आगे हम लोग देखते हैं कि दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और दास प्रथा, बाल विवाह आदि की क्या हो गई है, शुरुआत हो गई है। दास प्रथा का प्रचलन हो गया है, यहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन हो गया है, यहाँ दहेज प्रथा का प्रचलन हो गया है। यानी कि जैसे जैसे देखते हैं कि स्त्रियों की जो स्थिति थी वो क्या हो गई, उसमें गिरावट होती गई। और क्या देखते हैं कि यहाँ पर विवाह जो हो गए, क्या हो गए हैं, 8 प्रकार के विवाह भी प्रचलित हो गया। जैसे हम लोग क्या देखें तो वहां पर अगर कोई विवाह, अगर कोई किसी का पुरुष मर गया है, अगर कोई विवाह दूसरा करना चाहते थे तो वहां पर उस समय तक सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर ये सब क्या हो गया है, बंद हो गया है। विधवा प्रथा भी सब क्या हो गया, बंद हो गया है। और यहाँ पर हम लोग देखे थे कि स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार में भी क्या हो गई है, गिरावट हो गई है। उपनयन संस्कार जो हम लोग ऋग वैदिक काल के सामाजिक जीवन में देखे थे वो सब यहाँ के क्या हो गई है दोस्तों, खत्म हो गई है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सब कुरीतियां क्या हो गई यहाँ पर शुरू हो गई है। यहाँ पर 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन चलता है। मनुस्मृति में इसके पता चलता है कि 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन था, जिसमें से 4 को अच्छा माना गया है और 4 को निम्न माना गया है। उसमें से क्या देखते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। क्या एक प्रथा और निकल कर आती है, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम यानी कि जो वर्ड, जो पुरुष होता था वो उच्च होता था और स्त्री क्या होती थी, नीच होता था। अनुलोम प्रथा में क्या होता था, पुरुष उच्च होता था, स्त्री क्या होता था, नीच होता था। और प्रतिलोम में क्या देखते हैं कि स्त्री उच्च होता था और वर्ड यानी कि पुरुष क्या होता था, नीच होता था। तो इस प्रकार की प्रथा भी यहाँ गोत्र जैसे विवाह प्रकार की प्रथा भी क्या हो गई दोस्तों, यहाँ पर शुरू हो गई है उत्तर वैदिक काल में। यहाँ के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। सामाजिक जीवन में देखेंगे यहाँ के लोग सामाजिक शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। और मनोरंजन का साथ यहाँ क्या था, नृत्य, घुड़दौड़ और पासा करते थे। ये लोग नृत्य में क्या कर, मनोरंजन के लिए क्या करते, पासा खेलते थे, नृत्य करने का काम करते थे और घुड़दौड़ करते थे। घुड़दौड़ करने के मतलब घोड़ा दौड़ाने, रथ को दौड़ाने का काम करते थे। इनका पूजनीय पशु तो हम लोग जानते हैं कि गाय है, लेकिन इनका प्रिय पशु क्या था, घोड़ा ही था। क्या, घोड़ा ही था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन हो गया। जन्म पर आश्रम व्यवस्था था वो हो गया है। महिलाओं की स्थिति में क्या हो गई, गिरावट हो गई है। शिक्षा का अधिकार कम हो गया है। विभिन्न विभिन्न कुरीतियां स्टार्ट हो गई है। शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। विवाह का प्रकार में चेंजिंग आई है। तो यहाँ के हम लोग क्या देखें, सामाजिक जीवन। आगे हम लोग देखते हैं क्या दोस्तों, यहाँ की आर्थिक जीवन। क्या दोस्तों, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय अब क्या हो गया है, कृषि हो गया है। वहां पर हम लोग क्या देखे थे
कि प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि हो गया है। अब फिर पशुपालन, पहले कृषि प्रमुख हो गया है, फिर उसके बाद क्या दूसरा प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोहे की खोज हो गई है। लोहे की खोज हो जाने से हल जैसा हल वगैरह बनने लगा, खेतों में जो भी उपकरण उपयोग में आते थे वो सारे चीज बनने लगा, तो कृषि का महत्व बढ़ गया है। लेकिन दूसरा व्यवसाय क्या था, पशुपालन था। और ऐसे भी आप लोग जानते होंगे कि जहां पर पशु कृषि होता है वहां पर पशुपालन होता ही है। आगे हम लोग देखते हैं काठक संहिता में 24 बैलों का हल का वर्णन मिलता है। क्या 24 बैलों वाला हल का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। यानी कि हलों का यहाँ पर खोज हो गई है, क्योंकि लोहों की खोज हो गई है, लोहे की खोज से हलों का निर्माण होने लगा, इससे कृषि का महत्व बढ़ गया है। आगे देखते हैं यहाँ की जो प्रमुख फसल थी गेहूं जो चावल, गेहूं जो चावल, इस तरह की यहाँ की क्या थी, प्रमुख फसल थी। सिंचाई का भी साधन यहाँ हो गया, सिंचाई नदियों से, कुआं से, नहरों से क्या होने लगी है दोस्तों, सिंचाई होने लगी है। यहाँ पर शिल्प उद्योगों का भी क्या हो गया है, विकास हो गया है। रथ बनाने का हो गया है, चीजें आगे उपकरण हो गए, बढ़ईगिरी, मिट्टी के बर्तन और विभिन्न शिल्पकारी यहाँ पर हो गई है। इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं क्या, व्यापार। जो व्यापार हम लोग ऋग्वैदिक काल में देखे थे, दोनों का तुलना भी करते चलते हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक काल का आपका रिवीजन भी हो जाएगा और उत्तर वैदिक काल हम लोग समझते भी चलेंगे। व्यापार जो हम लोग ऋग्वैदिक काल में देखे थे क्या केवल आंतरिक थे, लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में क्या देख रहे हैं कि आंतरिक के साथ साथ बाहरी व्यापार भी होने लगे है। आपसे पूछो उत्तर वैदिक काल में व्यापार की क्या स्थिति थी, आंतरिक भी होते थे, बाहरी भी होते थे, लेकिन बाहरी बहुत कम अभी तक हो रही है। लेकिन हाँ ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, महाजनपद में विभिन्न वंशों के बारे में पढ़ना होता है, खास करके मगध के बारे में, तो वहां से विभिन्न व्यापार बाहरी व्यापार भी होते थे, लेकिन यहाँ पर व्यापार बाहरी जो व्यापार हो रही है काफी सीमित मात्रा में हो रही है। और जो व्यापार होती भी थी, आंतरिक होती भी थी, तो विनिमय प्रणाली से होती थी, यानी वस्तु के बदले वस्तु से क्या होती थी, व्यापार लेन देन का काम होता था। क्योंकि क्या यहाँ पर मुद्रा एवं सिक्के का प्रचलन अभी तक नहीं हुआ था। क्या दोस्तों, क्योंकि अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार के मुद्रा सिक्के का साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन व्यापार होता था। एक बार यहीं पर रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि था, कृषि के साथ पशुपालन होता था, लोहे की खोज हो गई थी, प्रमुख फसल गेहूं जो मटर वगैरह था, सिंचाई साधन नदी तालाब कुओं से सिंचाई होती थी, शिल्प का विकास हुआ था, बढ़ईगिरी रथकार बनाने का काम होता था, जो व्यापार होता था वो बाहरी और आंतरिक दोनों होते थे। मुद्रा और सिक्कों का विकास नहीं हुआ था, जिस कारण अभी भी व्यापार विनिमय प्रणाली से होती है। तो दोस्तों अब हम लोग सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक जीवन देखने के बाद अब हम लोग यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं। क्या दोस्तों, धार्मिक जीवन के बारे में यहाँ पर हम लोग धार्मिक जीवन में देखते हैं कि यज्ञ का महत्व बढ़ गया था। जो भी यहाँ पर यज्ञ होती थी, जो मंत्र का उच्चारण होता था, अनुष्ठान होता था, पूजा पाठ होता था, उस सब के यहाँ पे का महत्व क्या हो गया था, बढ़ गया था। यानी धार्मिक जीवन में भी क्या हुआ था, बदलाव हुआ था। बलिदान और कर्म कांडों का क्या हुआ था, जो महत्व हो गया। जो भी कर्म कांड थे, जैसे पशुओं को बलि दे देना, बलिदान, पशुओं को दान देना, ये सब परंपरा यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में क्या देखते हैं, कर्मकांड देखने को मिलती है। एक और यहाँ चीज देखने को क्या मिलती है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय का संघर्ष का दौर शुरू हो गया था। यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था में जो सबसे दो श्रेष्ठ ऊपर आते थे, ब्राह्मण और क्षत्रियों में यहाँ संघर्ष होने लगा था। ब्राह्मण चाहते थे कि हम सबसे ऊपर रहे और क्षत्रिय चाहते थे कि हम ऊपर रहे। दोनों में इस तरह का क्या होता था, मतलब संघर्ष देखने को मिलता था। ब्राह्मण कहते थे कि हम यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम लोगों को वेद पढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए महान बनना चाहते थे। और क्षत्रिय जो थे तो हम तो क्षत्रिय कहते थे कि हम तो पूरे समाज का सेवा ही करते हैं, हम किलों का रक्षक हैं, युद्ध हम करते हैं, दूसरों से युद्ध करके लूटी हुई चीजें लूट कर हम लाते हैं। लेकिन इनका अलग ही था ब्राह्मण का। ब्राह्मण कहते थे कि हम तो अनुष्ठान पूजा पाठ ये सब करते हैं, तो नंबर 1 पे हमको रहना है। और क्षत्रिय कहते थे कि भाई सब चीज रक्षा करने का काम हम कर रहे हैं, तो नंबर 1 पे हम रहेंगे। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय में दोनों में क्या देखते हैं कि ये दोनों संघर्ष का दौर शुरू हो गया। तो यानी कि यहाँ पर यज्ञ का महत्व बढ़ गया, कर्मकांड का महत्व बढ़ गया, और ब्राह्मण क्षत्रिय जो दोनों वर्ग थे, इन दोनों में भी संघर्ष शुरू हो गया। एक चीज और यहाँ क्या देखने को मिलती है
यहाँ पे प्रमुख देवता जो आते हैं, हम लोग ऋग्वेदिक में काल में क्या देखे थे कि सबसे ज्यादा इंद्र देवता और अग्नि देवता का सबसे वहां पर क्या थी, प्रधानता थी। इंद्र को ऋग्वेद में 250 बार चर्चा की गई है और अग्नि के बारे में 200 वहां पर अग्नि देवता के बारे में श्लोक है। लेकिन यहाँ पर विभिन्न विभिन्न देवताओं का क्या हो गया है, नए नए देवताओं का क्या हुआ है, आगमन हुआ है। सबसे पहले देखते हैं प्रजापति। क्या प्रजापति, जिसे सृजन के देवता, जिसे निर्माता भी कहते हैं, यानी सब चीजों का निर्माता करने वाला के देवता को क्या बोल दिया गया है, प्रजापति। फिर हम लोग देखते हैं कि विष्णु, विष्णु देवता का, विष्णु भगवान का क्या हो गया यहाँ पर है, जिसे पोषण एवं रक्षक के देवता माना गया, जिसे पोषण एवं रक्षक के देवता माना गया। एक और देखते हैं रुद्र देवता, जिसे पशुओं का देवता कहते हैं, यानी कि जो भी पशु जीव जंतु उसका देवता किसे माना गया है, रुद्र का। वरुण जो होते हैं वो जल के देवता माने गए, वरुण देवता जल का देवता माना गया था। और पूषण, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में किसके देवता होने वाले हैं, शूद्रों के देवता। पूषण को पहले ऋग्वेदिक काल में भी इसका चर्चा मिलता है, उसमें हम बताए थे और पिछले वीडियो में कि शूद्रों के देवता। यहाँ पर एक चीज और देखने को क्या मिलता है, यज्ञ परंपरा शुरू हो गई थी। क्या यज्ञ परंपरा, जिसमें से 3 यज्ञ के बारे में पढ़ना होता है। पहला होता है राजसूय यज्ञ। क्या राजसूय यज्ञ की प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए कौन करते थे, राजा लोग करते थे। राजा के पास कितनी धन है, राजा के पास कितनी संपत्ति है, उसका क्षेत्र विस्तार कितना है, उसका वैभव कितना है, इस प्रकार के राजा अपने प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए यज्ञ करते थे, जिसे राजसूय यज्ञ कहते थे। दूसरा जो यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ। क्या वाजपेयी यज्ञ, इसमें शक्ति का क्या होता था, प्रदर्शन होता था। कौन करेगा, इसमें भी कौन करते थे, राजा ही करते थे। क्या राजा के पास कितनी शक्ति है उसका प्रदर्शन करने के लिए एक यज्ञ होता था, वाजपेयी यज्ञ, जिसमें घोड़ों को दौड़ाया जाता था, कुश्ती वगैरह कराया जाता था, अपने शक्तिशाली लोगों को वहां पर कुश्ती करवाया जाता था, घुड़दौड़ करता था, रथों को दौड़ाया जाता था। उस तरह का जो यज्ञ होता था उसे क्या करते थे, वाजपेयी यज्ञ। एक होता था अश्वमेध यज्ञ। क्या देखिए यहाँ पर गौर दीजिए, अश्व यानी घोड़ा वाला यज्ञ होगा, अश्व का मतलब ही होता है घोड़ा। अश्वमेध यज्ञ, जिसमें क्या होता था, राज विस्तार के बारे में चर्चा में। इसमें क्या होता था कि एक घोड़े को क्या कर देता था, वो घोड़े को अच्छे से पहना कर, उसमें तिलक वगैरह उसको लगा कर, सजा कर, नहा धोआ कर, एकदम अच्छे से चकचका कर उस घोड़े को तैयार कर जाता था। अब यज्ञ जब होता ही था उसी समय घोड़े को छोड़ दिया जाता था और राजा क्या करता था कि घोड़ा जहां तक जाए वहां तक का क्षेत्र किसका हो जाता था, उस राजा का होता था। यानी क्षेत्र का इसका क्या करना था, विस्तार करना था। यानी घोड़ा जहां तक जाएगा, जहां तक घोड़ा रहेगा वहां तक का क्षेत्र किसका हो जाएगा, उस राजा का, जो यज्ञ करवा रहा है। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के यज्ञ थे। एक चीज यहाँ पर क्या देखते हैं, यज्ञ में कर्म कांड बलि की प्रधानता थी। जो यज्ञ होती थी ना दोस्तों, यज्ञ में बलि प्रथा, पशुओं को हत्या प्रथा, पशुओं को दान देने का, दान देने तो ठीक था, पशुओं को बलि देने की प्रथा भी यहाँ पे क्या हुई थी, प्रचलित है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इसीलिए यहाँ पर देखते हैं कि सभी कर्म कांडे के लिए आगे चल के क्या हुआ है, इन सभी कर्म कांडों का घोर विरोध हुआ है। जिसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग आगे का वीडियो में प्राचीन इतिहास में आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद जैसे देखते हैं कि 600 ईसा पूर्व के बाद यानी 6ठी शताब्दी के बाद 16 महाजनपद का क्या हुआ था, उदय हुआ था। क्या 16 महाजनपद का क्या हुआ था, उदय हुआ था। महाजनपद का क्या हुआ था, उदय हुआ था। उसी समय हम लोग देखते हैं कि 2 नए धर्म यानी 2 नए संघ निकल कर आती है। एक था बौद्ध धर्म। क्या एक था बौद्ध धर्म, दूसरा था आपका जैन धर्म। क्या जो भी कर्म कांड और बलि प्रथा चल रही थी इसी सब के खिलाफ यहाँ पर बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक है महात्मा बुद्ध कहलाए, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जैन धर्म, जिनके जो स्वामी थे यानी कि महावीर स्वामी, वो इसके संस्थापक कहलाए हैं। ऐसे ऐसे नए धर्मों का क्या हुआ है, क्या विस्तार हुआ था, आगे चलकर स्थापना हुआ था। और इन सभी कर्म कांड जो चल रहा था इस काल में, इन सभी का क्या हुआ है, विरोध हुआ था। आगे चल के हम सभी बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा है कि उत्तर वैदिक काल में कि यज्ञ का महत्व बढ़ गया था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे आपस संघर्ष कर लिया था, बलि प्रथा जैसे प्रथा का स्टार्ट हो गया था, विभिन्न देवताओं का विभिन्न देवताओं को लोग पूजने लगे थे।
विभिन्न 3 प्रकार के यज्ञों की प्रथा स्टैंडिंग होती, कर्म कांड और बलि प्रथा हो गई थी, जिसके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन भी चला था। बौद्ध धर्म जैन धर्म जैसे 2 संस्थापक लोग आए, जिसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया और समाज में सुधार लाने का काम किया। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि ये सारे टॉपिक आपको समझ में आई होगी। दोस्तों आप जाहिर सी बात है समझ में आए, इस चीज को आप अपनी भाषा में एक बार जरूर लिख लें, कॉपी में नोट्स करके जरूर लिखें, क्योंकि आप किसी भी चीज को रटना नहीं है दोस्तों, किसी भी चीज को समझना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको इस वीडियो को देखकर कितनी सहायता मिलती है। और इस नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या करें, शेयर करें। दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद।